हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में पार्ट 20 के साथ। पार्ट 19 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस सीरीज के अंदर हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो कि पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। तो बाकी के ये सारे पार्ट्स जो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हम लोगों ने 630 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो आज 631 से आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आज की इस वीडियो का बहुत ही सिंपल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द्रव्यमान बट्टे में आयतन क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ए हमारा राइट आंसर। यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी लिखेंगे और आयतन के लिए मीटर क्यूब लिखेंगे, ये एसआई मात्रक हो गया। संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग, मास और इनटू में वेलोसिटी। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इनर्शिया ये कोई भौतिक राशि नहीं है। बल आप जानते ही हो, द्रव्यमान और गुने में त्वरण। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, R = होता है रो L/A। तो प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ। यहाँ पार लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिख करके दिया हुआ है बोर्ड वाले ने। पार नहीं, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, या फिर बोल दो तार की मोटाई या फिर चालक की मोटाई। तो चालक की जो मोटाई है उसके साथ उल्टा संबंध है और चालक की जो लंबाई है उसके साथ सीधा संबंध है प्रतिरोध का। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। अफ्रीकी मूल, अफ्रीकी मूल। मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका के ही अंदर आया, उसके बाद धीरे धीरे वो माइग्रेट कर गए अलग अलग जगहों पर और इस तरह से मनुष्य पूरी दुनिया में फैल गए। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा निकाला जा सकता है। तो आप याद रखना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे जो धातु हैं, ये सारे जो धातु हैं, इन्हें प्राप्त किया जाता है इनकी ओर से विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा इन सारे धातुओं को इनके ओर से प्राप्त किया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे धातु के नाम जिनको निकाला जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे डैश कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन आप दोनों ध्यान में रखेंगे। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज के साथ साथ आप पैक्टिन भी ध्यान में रखेंगे, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। सेलुलोज सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पैक्टिन। तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन से बनी होती है। कभी कभी विकल्प में आपको सेलुलोज और पैक्टिन दोनों मिलेगा पादप की कोशिका भित्ति में, कभी कभी केवल सेलुलोज मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है और इस चार में से कोई एक आपको चूज करना होता तो आप सेलुलोज के साथ जाते, लेकिन यहीं पर अगर लिखा होता सेलुलोज और पैक्टिन, तब आप सेलुलोज और पैक्टिन वाले को टिक मारते। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, द्रव्यमान दे रखा है और यहाँ पर स्पीड भी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ½ mv² होता है। m का वैल्यू 10 लेना है, v का वैल्यू 6 लेना है। 6 × में 6 कितना हो जाएगा? 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 180 जूल हो जाएगा, 180 जूल। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी कि सभी अम्ल के लिए आम तत्व है, कॉमन एलिमेंट है। देखो, जो भी एसिड होता है वो जल में घुलने के बाद H+ देता है। जो भी एसिड होता है वो जलीय विलयन में क्या देता है? H+ देता है। तो H+ तभी देगा ना जब हाइड्रोजन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन डैश होगा। तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर कितना होगा? जितना धरती पर है उसके 1/6, जितना धरती पर है उसके 1/6, यानी कि 60 और गुने में 1/6, 10 न्यूटन। ए हमारा राइट आंसर। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भार है हमारा ये होता है द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पर जो g का मान है, चंद्रमा पर जो g का मान है वो पृथ्वी की सतह पर जितना मान है उसका 1/6 हो जाता है, इसीलिए भार भी 1/6 हो जाता है। एक बल्ब है 220 वोल्ट
एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? देखो, जो पावर होता है उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वाट होता है। देखो वाट एक ही में नज़र आ रहा है आपको, सी में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आप बना भी सकते हो। पावर बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू में I, ये होता है। पावर बराबर में फॉर्मूला ये भी होता है V² बटे में R, ये भी होता है P = I² R। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, जो आपको लगे उसको लगाना है। आप देख लो सवाल में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे केस में V दिया हुआ है 220, I दिया हुआ है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 110 वाट आएगा। पानी का क्वथनांक है। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी किस टेम्परेचर पर जल उबलने लगता है, पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड वाले ने आपका आंसर क्या दिया था? 0 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड वाले ने 0 डिग्री सेल्सियस पे सही टिक मारा था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये आपका स्टीम के फॉर्म में होता है, यानी कि वाष्प के रूप में भी होता है, और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, द्रव के रूप में भी होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है इन दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है सॉलिड में भी होगा, ठोस अवस्था में, आइस के रूप में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है लिक्विड फॉर्म में भी होगा, द्रव अवस्था में भी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था क्या है, तो भाप भी होगा और द्रव भी होगा, दोनों होगा। देख लेना विकल्प में वाष्प और द्रव दोनों लिखा होगा। पूछ दे कभी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था क्या है, तो उसमें देखना एक विकल्प होगा ठोस और द्रव दोनों। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्रंथियां बोले तो ग्लैंड्स। तो जो एपिथीलियम टिश्यू होता है उसी का एक टाइप होता है ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। ये जो उत्तक है ये ग्लैंड्स बनाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में, ऑर्बिट बोल दे या फिर शेल बोल दे या फिर बोल दे कोश में, डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था एक समूह में जितने भी तत्व आते हैं उनके परमाणु के बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सेम ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। एक ग्रुप में आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। यहाँ आपसे वही तो पूछा गया है बाहरी शेल में, यानी बाहरी कोश में। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तत्व है? देखो नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, आप चाहो तो जैसे भी याद कर लो। नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। यहाँ देख लो आर्सेनिक है और यहाँ देख लो बिस्मत है। इनमें से कोई सा भी तत्व उठा लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। यानी कि बाह्यतम कोश में या फिर बोल दो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन ये सब क्या है? ये सब सेल्स हैं। ये सब सेल्स कहाँ है? रेटिना। हमारे आंखों में जो रेटिना है, दृष्टि पटल है जिस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उनमें ये दोनों सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स यानी कि शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल्स यानी कि क्षर कोशिकाएं। कोन सेंस के कारण हम लोग कलर को सेंस कर पाते हैं, कलर को पहचान पाते हैं लाइट के प्रेजेंस में हम लोग कलर को पहचान पाते हैं। रॉड सेल्स के कारण हम लोग डिम रोशनी में देख पाते हैं। यानी मान लो अगर रॉड सेल्स जो है वो खराब हो जाए तो आप कम रोशनी में नहीं देख पाओगे, या फिर जो कोन सेल्स हैं अगर ये खराब हो जाए तो आप कलर को नहीं पहचान पाओगे। प्रकाश होते हुए भी, अच्छी खासी रोशनी होते हुए भी आप कलर को नहीं पहचान पाओगे। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं इनके पास जो सेल वॉल होती है, इनमें लिग्निन होता है।
लिग्निन एक सीमेंट की तरह काम करता है, किसके जैसे, सीमेंट की तरह। ये सेल वॉल को काफ़ी हार्ड बना देता है। ये जो लिग्निन है ये सेल वॉल को काफ़ी हार्ड बना देता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें। और स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। बाकी एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इनमें से किसी का भी पूछे तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, वो लिविंग होते हैं यानी कि जीवित होते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? उष्ण ऊर्जा यानी कि हीट, ठीक है, हीट में बदलती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्वसन। रेस्पिरेशन ही है जिसके अंदर एनर्जी का पूरा खेल होता है। आपके ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी फिर एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी भी केमिकल एनर्जी ही है, उसे हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। उस एटीपी का इस्तेमाल होता है, उस एटीपी का इस्तेमाल होता है बाकी सारे उपापचयी प्रक्रिया को करने के लिए। वहाँ पर भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्लस एटीपी जब बनता है वहाँ पर भी कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन हमारा आंसर हो जाएगा। जब बिजली के एक हीटर से स्रोत 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, 4 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा। तो देख करके घबराना मत, ये ऐसे ऐसे कारनामे जो है ये रेलवे बोर्ड वाले ही करते हैं। गतिज अंतर नहीं होगा, विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर होगा। यानी कि V हमें दे रखा है 60 वोल्ट। अब पूछा है यदि इस विभवांतर को इतना कर दिया जाए, यानी ये हमारा V1 था, अब इसको V2 कर दिया जाए 157.5, तो करंट कितना हो जाएगा? यानी ये हमारा I1 था, तो मान लो अब I2 कितना हो जाएगा? तो देखिए V = I इंटू में R होता है ओम के नियम से। R हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीटर में जो भी तार लगा हुआ है उसके लंबाई, उसके मोटाई और ना ही तार को यहाँ पर बदला गया है, तो R हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। R हमारा अगर कांस्टेंट है यहाँ पर, तो V डायरेक्टली R के हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बट्टे में V2, I1 बट्टे में I2। V1 हमारा 60 हो जाएगा, V2 हमारा 157.5 है, I1 का मान 4 है और I2 का वैल्यू हमें चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर A आएगा। हमें I2 चाहिए, निकाल करके देखना, आंसर A आएगा। एव्स में शामिल है, एव्स में क्या शामिल है? पक्षी। जो बर्ड्स हैं वो एव्स क्लास के अंदर, एव्स वर्ग के अंदर आते हैं। मछलियाँ के बारे में पूछ दे, मछलियों के बारे में, तो पाइसेज। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। डी हमारा राइट आंसर, डायरेक्ट याद रखना आप 40। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो अम्लिक यानी कि यहाँ पर अम्ल आपको ध्यान में रखना है, यानी अम्ल के आधार पर बताओ कि कौन सा सही है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो गलत हो जाएगा। लाल को नीला करना ये क्षार का काम है, और क्षार ही है जो जलीय माध्यम में OH देता है, OH-। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा OH-, तो ये भी नहीं होगा, क्षार का काम है। यहाँ देखो जो भी वर्ड लिखा हुआ है, निष्प्रभाव विकरण, यानी इसका मतलब होता है उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण। तो अम्ल जो है अम्लीय होगा, उदासीन थोड़ी ना होगा। अम्ल तो अम्लीय होगा, उदासीनीकरण यानी कि उदासीन होगा, तो ये भी नहीं होगा। अम्ल जो है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, इसमें ये पानी है और इसमें हम डाल देते हैं HCl। अब इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर H + Cl- 2 आयंस बनेंगे और आयंस के कारण जलीय माध्यम में करंट का फ्लो होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बोर्ड वालों ने इसका आंसर सी लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? धातुएं चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक आप अपवाद की तरह बोल सकते हो कि आयोडीन है, जो कि अधातु होते हुए भी इनके पास चमक होती है। ध्यान में रखिएगा, अधातु होते हुए भी आयोडीन के पास चमक होती है। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि पानी है, ये पानी है, इस पानी में 320 ग्राम टोटल, और इसमें NaCl डाला गया,
49 ग्राम क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा नमक पानी का, यानी कि ये नमक पानी का घोल हो गया। नमक पानी का घोल हो गया। अब इसमें टोटल मास कितना है, 49 प्लस 320। आपसे पूछा है सांद्रता, NaCl का कंसंट्रेशन पूछा है कि इसमें कितना होगा, लेकिन सवाल में देखो क्या लिख कर दिया था, संयोजकता। अब बताओ क्या किया जाए, इस बोर्ड वाले का मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। संयोजकता नहीं होगा, सांद्रता होगा, ठीक है। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, सांद्रता। ये एक बार और सवाल आ चुका है इस तरह का। हम लोग ऊपर में विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, विलायक प्लस विलय, यानी कि विलियन का द्रव्यमान लिखेंगे। 49 और प्लस में 320 और इनटू में 100, सॉल्व करके देखिएगा 13.28% आएगा, 13.28% आएगा, डी आएगा आंसर। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ए हमारा राइट आंसर। एक स्वचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत यानी कि टर्मिनल 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। अब यहाँ देखो एक और अजूबा, गतिज ऊर्जा पर है, दोनों टर्मिनल्स जो है 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। क्या किया जाए, यहाँ पर क्या दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है, वोल्टेज बोल दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, ये 4 वोल्ट दे रखा है, तो ये गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ देखो प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोधकता नहीं होगा, प्रतिरोध होगा। देखो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। V बराबर हमारा होता है I इंटू में R, R बराबर हो जाएगा V बट्टे में I। V का मान 4 लेना है, I का मान 2 लेना है, आंसर आपका 2 ओम आएगा। सी हमारा राइट आंसर। प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। मंदन है, मंदन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ऋणात्मक त्वरण। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, समय के साथ उसकी स्पीड घट रही है, मतलब लगातार उसकी स्पीड घट रही है, तो हम बोलते हैं कि जो वस्तु है वो रिटार्डेशन में है। मंदन यानी कि रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया उसको छोड़ दो, तो उससे पहले जितने भी आए वैज्ञानिक, उन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया वो सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही दिया था, परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर दिया था। चाहे डोबेराइनर हो, न्यूलैंड हो या फिर मेंडलीव साहब हो, चाहे डोबेराइनर, न्यूलैंड या फिर मेंडलीव, इन्होंने जो भी वर्गीकरण दिया परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर दिया था। मोजले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि एक गेंद है, इसको जमीन से इस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, इस वेग के साथ फेंका गया है। आपको बताना है जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगी, जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगी तो इस हाइट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, यही आपसे पूछा गया है। टाइम निकालना है यहाँ पर आपको, और जी का मान आपको 10 लेना है। देखो जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तब इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का मतलब यही हुआ ना कि स्पीड 0 हो चुकी है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी। अब उसके बाद ये नीचे की ओर आएगी, तो यहाँ पर हमें टी निकालना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे v = u प्लस में at। अब याद करो मैंने आपको बताया हुआ है, a का मान आप -g लेंगे जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, a का मान हम +g लेंगे जब वस्तु नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर गेंद ऊपर की ओर जा रही है, v का मान हम यहाँ पर 0 लेंगे, 0 हो ही जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। u हमें दे रखा है 25, a का मान -10 लेंगे और t हमें चाहिए यहाँ से 2.5 सेकेंड, आंसर आ जाएगा बी हमारा राइट आंसर। डाल्टन की पद्धति के अनुसार, डाल्टन जी नाराज हो जाएंगे, डाल्टन की पद्धति के अनुसार, ठीक है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। डाल्टन साहब ने क्या कहा था, हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है।
किसी भी पदार्थ के अंदर जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे स्मॉल अब कुछ नहीं, यानी एटम ही है जो स्मॉलेस्ट है, एटम से छोटा अब कुछ नहीं, यानी एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, वो अविभाज्य है। एटम को हम, परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, वो सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण अब है ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन ये बात गलत साबित हो गया। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का डिस्कवरी हुआ तब ये बात गलत साबित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटम के अंदर होते हैं, यानी एटम से भी छोटे होते हैं। डी हमारा राइट आंसर, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य, सही कर देना, यहाँ पर अविभाज्य होगा, यहाँ पर कण है, ठीक है, अविभाज्य कण है। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजो। वस्तु का द्रव्यमान खोजना है। न्यूटन वाले को तो पहले उड़ा दो यहाँ से, द्रव्यमान खोजना है, बल थोड़ी ना खोजना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे रखा है, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। द्रव्यमान हमें चाहिए, v का मान 4 लेना है, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा। m बराबर हमारा हो जाएगा 120 और गुने में 2 हो जाएगा, और बट्टे में 4 गुने में 4 आ जाएगा। इसको उड़ाएंगे 2 टाइम्स में, फिर ये 4 2 जा 8 और 15 इंटू में 8 होता है 120, यानी 15 8 जा 120, 15 8 120। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 kg। ए हमारा राइट आंसर। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? प्रकाश सबसे तेज चलेगा किसमें? निर्वात में। स्पीड कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन हम लोग हवा में भी इतना ही मान करके चलते हैं, क्योंकि वायु का, हवा का जो अपवर्तनांक है वो 1.0003 है, तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हवा में प्रकाश की चाल हम वही ले लेते हैं जो कि निर्वात में होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वायु में जो प्रकाश की चाल है इससे थोड़ा ही कम होगा। तो जब थोड़ा ही कम होता है तो हम लोग इतना ही लेकर के चलते हैं। ए हमारा राइट आंसर। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होता है, तो शुक्राणु थोड़ी ना होगा यहाँ पर, इसका आंसर माता होगा। तो माता जी से शुक्राणु थोड़ी ना मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा ना, क्रोमोजोम मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक मेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम है। 46 कैसे है? 44 + XY है, ये है। ये जो XY है इसमें X कहाँ से आता है? माता जी से आएगा, और Y आएगा पिताजी से। जो भी बंदा है जिसका भी ये लिखा हुआ है 44 + XY, इसमें X आया उसके माता से, Y आया उसके पिता से। P हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर शुक्राणु नहीं होगा, गुणसूत्र होगा, क्रोमोजोम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि प्रकाश तरंग ये ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग अगर इस दिशा में चल रही है तो माध्यम को जो कण होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, ये इसी दिशा में कंपन करते हैं, यानी पैरेलल कंपन करते हैं, समानांतर कंपन करते हैं। ध्वनि की दिशा इस दिशा में, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं, और वो इसी दिशा में करते हैं, समानांतर रूप से करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ट्रांसवर्स में क्या होगा? ट्रांसवर्स में क्या होगा कि अगर तरंग इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं इसके लंबवत कंपन करते हैं। यही अंतर होता है एक अनुप्रस्थ तरंग में और एक अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में ये होगा और अनुप्रस्थ तरंग में ये होगा। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। डी हमारा राइट आंसर। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? अब यहाँ देखो, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, ये तो गलत है ना। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? कौन सा विखंडन, कैसा विखंडन, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो? नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछ रहे हो क्या, या फिर अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो विखंडन होता है उसके बारे में आप पूछ रहे हो? आपको बताना पड़ेगा ना कि विखंडन ये कौन सा विखंडन है, क्या चीज का विखंडन है, ये किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो विखंडन होता है, अमीबा के अंदर द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन, तो 2 प्रकार के होते हैं। ए हमारा राइट आंसर। बोर्ड वाले की तरफ से भी ए आंसर दिया गया है, और यहाँ पर पूछने का मतलब यही है, आई थिंक
अलैंगिक प्रजनन के अंदर विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैश को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर दोनों हो सकता है। उसे बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा आंसर यहाँ पर एल्केन हो जाएगा। ये जो एल्काइन है, एल्कीन है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? आंसर हो जाएगा शक्ति यानी कि पावर। जैसे मैं ये बोलूँ 2 लड़का है, ए है और बी है, ए और बी ये 2 लोग हैं। ए जो है, ए के पास पावर है 10 वाट और बी के पास पावर है 20 वाट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये 1 सेकंड में 10 जूल काम करेगा, ये जो बी है ये 1 सेकंड में 20 जूल काम करेगा। तो हमें मालूम चल गया ना कि कौन कितना तेज काम करेगा, कौन कितना तेज काम करेगा ये पता लग जाएगा हमें पावर से। शक्ति हमारा राइट आंसर। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक, और वजन का मतलब भी बल ही होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है। संवेग का केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 20 है, समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 21 में। थैंक यू सो मच।